कहाँ WHO के रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद 2075-80 तक तो भाई वो मेल फैक्टर सीमेन जो लड़के हम बना रहे होते हैं, लड़कों से लड़के जो आते हैं, शायद वही ना खत्म हो जाए। देयर आर फ्यू स्टडीज लाइक दैट। सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, या बच्चा बन रहा है ठहर नहीं रहा तो यूट्रस की। तो इनफर्टिलिटी के मेडिकल रीजन को लेके बहुत सारे हमारी पुरानी कहावत थी, एंड सबसे मेजर रीजन आज तक इसके लिए आ गया है कि इनफर्टिलिटी क्यों इतनी बढ़ गई है। 6 couples are suffering from infertility is due to delayed marriages and delayed thoughts of having children। भैया बॉडी बिल्डरों के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, एथलीट्स के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, और एक नॉर्मल मोटे जने के भी 4 बच्चे। From you, what is IVF? IVF in plain simple English terms is in vitro fertilization, which means in more simpler terms test tube baby। Yeah. Akash, Nisha are IVF babies। अच्छा, they are IVF. They're IVF baby twins। 1990 में कराया होगा, 91 में पैदा हुआ, 92 में, I don't know the exact, but उन्होंने तब IVF ट्रीटमेंट कराया होगा, तब आकाश निशा IVF बेबीज। वो रिचेस्ट इंडियन, उनके बच्चे, इन दोनों के भी बच्चे हो चुके हैं, ईशा के भी हो गए हैं, आकाश का भी हो गया है। दे आर हेल्दी एंड हार्टी एंड हेल्दी। तो आपके सामने जो दिख रहा है, मैं कराने वाली तो लाखों की जनता है जो मैं बता सकता हूँ आपको, बट मैं आपको इनके सामने बता रहा हूँ कि इन्होंने कराया है। फराह खान ने IVF कराया है, ट्रिपलेट्स हैं उनके। राइट। शाहरुख खान, आमिर खान, सोहेल खान, सनी लियोन, प्रियंका चोपड़ा, करण जौहर, तुषार कपूर। अगेन आई सेलिब्रिटीज के नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पीपल कैन रिलेट। किसी कराई है। दिस थॉट प्रोसेस इज वेयर पीपल आर गोइंग रॉन्ग, कि हमें जब बच्चा चाहिए वो हो जाएगा, और ये गलती किसकी है? स्कूल की। बट डू नॉट टॉक ओनली अबाउट सेक्स, टॉक अबाउट फर्टिलिटी। एट दिस पॉइंट you have your chances of having a baby are 99.9%। यही चलता रहेगा। At 25 it will become at 85%, at 30 it will become at 70%, 35 50%, and post 37 38 20-30%। तो भाई आप एजुकेट करिए कि फर्टिलिटी क्या है, क्या पीक है, क्या मिडिल है और क्या डाउन है, सो दैट पीपल कैन गेट एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। स्ट्रेस के लीजिए, मल्टीपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो पुराने ज़माने में नहीं थी। उनमें ना बाल झड़ते थे, सीमेन काउंट जो एवरेज में 100 मिलियन है नवाब होता था, आज WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से 30 मिलियन पे आ गया। चलिए फ्राइड फूड खा रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ, राइट, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, भाई बंद कर दो। राइट। बट इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हार्मोन। मेरे अंदर के जो हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, मैं वो मेजर नहीं कर रहा, ना मैं देख रहा हूँ, ना मुझे पता लग रहा है। मैं ये नहीं कहता है कि भाई 25-20 साल में शादी करो, 25 में करो, बट 30 से 35 मैक्सिमम एज करिए, मैक्सिमम। एंड दिस इज माय सजेशन एवरीवन टू स्टार्ट ट्राइंग, स्पेशली अगर मेल इनफर्टिलिटी आ जाती है। बहुत बार मैंने मेल्स को देखा है अपने आप को मर्द नहीं मानने लगते। ये मत सोचो कि भाई हाँ 40 साल में मैं उठूँ और बिल्कुल बोलूँ कि हाँ चलो यार आप फैमिली करते हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक नीड्स पूरी हो गई हैं, हमारी अदर नीड्स पूरी हो गई हैं, यूरोप का ट्रिप भी ले लिया, ऑस्ट्रेलिया भी घूम लिया, अमेरिका भी, आप कर लेते हैं। तो फिर आपको कहीं ना कहीं हम जैसे IVF स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ नहीं जाएगी। बहुत बार ये बोलते हैं ना कि IVF या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना अर्बन प्रॉब्लम है, वहाँ पे सुट्टा मारते हैं, लड़कियाँ सुट्टा मार लेती हैं, लड़कों का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, रात के 8-8 बजे तक काम कर रहे हैं, साथ ट्रैफिक में अटके हुए हैं। गाँव में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, गाँव में तो सब मस्त लोग हैं, ये हैं। कम्प्लीटली ऑपोजिट। आप बता नहीं सकते, एक फीमेल और एक कपल, मतलब एक फीमेल, 2 फीमेल आपस में बात करें, ठीक है नहीं हो रहा, हाँ कर रहे हैं, बट वो शेयर कर लेंगे। क्या ये नहीं बोल पाएंगे मेरे पति का ना स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम आई है, कम है, स्पर्म है ही नहीं, ये नहीं है, वो ये बोलेंगे, मैं पति नहीं बोलने देगा। हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत खास है, खास करके उन कपल्स के लिए जिनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों की कमी है। इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सार्थक बख्शी से, जो कि रीसा IVF के फाउंडर और CEO हैं। उनसे IVF को लेकर के बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि IVF के अंदर मिथ्स क्या हैं, एक ऐसा खास फैक्ट IVF का जो हर कपल को पता होना चाहिए, IVF में कॉस्ट क्या आती है, और भी बहुत सारी चीजें। खास करके जो एक ऐसा मुद्दा जो मुझे लगता है कि आप जानना चाहेंगे, दैट कि वो क्या है, कि IVF बेबीज जो हैं, क्या वो आगे चल करके नॉर्मल जीवन जीते हैं या उनकी लाइफ में खुद कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, और कुछ ना कुछ नया सीखेंगे आप। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके एक विजन से, मिशन से। आपका विजन और मिशन है हर चाइल्डलेस कपल के पास में, उनके पास में एक बच्चा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। ये कहाँ से आया? देखिए, आई एम अ पेरेंट,
खुद मेरे 2 बच्चे हैं एंड मैं मानता हूँ बहुत पुरानी कहावत है, बच्चे आज से नहीं हो रहे, 5000 साल से हो रहे हैं। मतलब जब से अगर बोले कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कब से हुआ है, लाइफ की प्रकृति में एक ही चीज़ है, पैसा आता है जाता है, ज़मीन रहती है छिन जाती है, जड़ जोड़ू गुलाम जैसे बोलते हैं, बिल्कुल हिंदी की कहावत है, कभी भी छिन सकते हैं आ सकते हैं। बट आज एक बच्चे का क्या अस्तित्व है? मैंने बहुत बारे लोगों से पूछा कि आपको बच्चे की क्यों ज़रूरत है? मान लीजिए यहाँ सबकी अपनी परेशानियाँ हैं, कोई बिजनेस से परेशान है, कोई हेल्थ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, बट बच्चे क्या करते हैं? तो हर कोई बोलते हैं कि मेरा अस्तित्व, माई आइडेंटिटी, आज मैं अगर चले गया, डेथ होती है मेरी, तो मेरी आइडेंटिटी क्या है दुनिया में? इज इट मेरा जो बिजनेस है, वो मैं कहाँ पे जॉब करता था 30 साल के लिए, फिर रिटायर हो गया, मेरा ये घर जो मैंने बनाया, मान लीजिए मैं जहाँ पे भी रहता हूँ, चाहे वो बंगला हो या अपार्टमेंट हो, मेरी आइडेंटिटी क्या है? तो हर एक इंसान जो एक अपनी आइडेंटिटी का सोच और उसमें पड़ा हुआ है या उसको पूछता है, उनकी आइडेंटिटी, उनकी अस्तित्व उनके बच्चों से मिला जाता है उनको, कि आज जीता जागता मेरा रूप अगर मैं दुनिया में देना चाहूँ तो मैं अपने बच्चे देके जा रहा हूँ, जिसके थ्रू दुनिया मुझे याद रखेगी एंड जिसके थ्रू मैं आगे अपना थॉट जो मेरा है वो आगे चलता रहेगा। तो बड़ा फिलोसॉफिकल आंसर मैंने, और ये एक जने से नहीं है, बहुत जनों से पूछा, तब जाके आंसर आया कि भाई क्या नीड है, क्यों चाहिए आपको बच्चे? अगर क्या बच्चों के बिना भी जिंदगी तो रह जा सकती है, गुजारी जा सकती है, ऐसी वो बड़ी बात नहीं है, बट हर एक का एक नीड है बोलिए, या एक चाहत है, या उनकी खुशी है कि भाई अगर आज मैं कुछ आया हूँ, मैं इस धरती पे 60, 70, 80 साल के रहता हूँ, उसके बाद क्या? तो उसके बाद जो है वो मेरे बच्चे, जो मेरी शक्ल है, मेरी सोच है, मेरी थॉट प्रोसेस है, मेरा संपत्ति, मेरा जो, वो सब मैं आगे, अगर मेरी सोच बढ़ती रहेगी तो ऐसे बढ़ती जा रही है। इसलिए 1 चाइल्ड फॉर एवरी कपल बहुत मस्ट है, नॉट कि आपका कोई अस्तित्व रहे, बट आपकी खुशी, एक लॉन्जिटिविटी और आपको एक मीनिंग भी मिले लाइफ के लिए। तो ये आंसर मैंने बहुत लोगों से पाया है और इसी के लिए हर एक की बच्चे की चाहत हमेशा रहती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आज की डेट में बच्चे चाहिए, हो नहीं रहे, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जो पेरेंट्स तो नहीं कहेंगे, कपल कहेंगे, ऐसे हैं जिनको बच्चे नहीं चाहिए, दे डोंट वांट किड्स, कि उनको लगता है कि नहीं यार, हमारी खुद की फ्रीडम, आज़ादी कहीं ना कहीं छिन जाती है। इस विषय पर ऑफ कोर्स हम डिटेल के अंदर और आगे की कॉन्वर्सेशन करेंगे पूरे पॉडकास्ट में, पर क्योंकि आप IVF, रीसा IVF के CEO एंड फाउंडर हैं, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाट इज IVF? IVF in plain simple English terms is in vitro fertilization, which means in more simpler terms test tube baby. अब अगर मैं आपको नॉर्मल प्रक्रिया समझाऊं जिससे बच्चे होते हैं, तो स्पर्म और एग बॉडी के अंदर मिलते हैं, एम्ब्रियो बनता है और वो ग्रो करता है, एम्ब्रियो फ्रॉम फर्स्ट जिस दिन से बना तो अप टू 9 months 10 months जब वो बच्चा बन जाता है और हो जाता है। तो ये बॉडी के अंदर जब होता है, इसको बोलते हैं इन वीवो, इनसाइड द बॉडी। एंड यही सेम प्रोसेस अब क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से स्पर्म और एग मिल नहीं पा रहे, या मिल रहे हैं तो एम्ब्रियो नहीं बन रहा, या अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो ठहर नहीं रहा, या ठहर रहा है तो ग्रो नहीं कर रहा। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स कुड बी देयर, जिससे मतलब मान लीजिए कि बच्चा नहीं हो रहा। अब 100, 150, 500 प्रॉब्लम के चक्कर में बच्चा नहीं हो रहा। So what we do as IVF specialist is कि we make this process happen inside a lab. लैब को बोलते हैं इन विट्रो, एक है इन वीवो इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो इनसाइड द लैब। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कि हम वहाँ पे स्पर्म और एग को मिला के एम्ब्रियो बना रहे हैं, एम्ब्रियो को ग्रो कर रहे हैं टिल 5 days, और उस 5 days के बाद वापस बॉडी में डाल रहे हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब, एंड इसके लेमैन में टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोला गया, कि लोगों को लगता था जो हम लैब के अंदर बना रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर बना रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब यूज होती है, बनता पेट्री डिश के अंदर है, बट कॉमन नेमोलॉजी बोल लीजिए, कॉमन नाम के चक्कर में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलने लगे, क्योंकि लैब के अंदर बाहर हमने ये साइंटिफिक प्रोसेस करा एंड वापस डाल दिया। सो बहुत सिंपल टर्म्स के अंदर एम्ब्रियो बाहर बनाया, उसको ग्रो करा एंड देन वापस बॉडी के अंदर डालते हैं, उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो IVF की ज़रूरत क्यों है, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे। देखिए IVF के बहुत सारे कारण हैं, मेडिकल 100 रीजंस हैं। आपको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ बहुत सिंपली।
मेल जिसके स्पर्म, फीमेल जिसके एग्स एंड उसी फीमेल का यूट्रस मान लीजिए। इन 3 मेजर कंपोनेंट्स के अंदर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जो बहुत आ गई है, स्पर्म का काउंट कम हो, स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी ना हो, मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम हो या मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स हो कि भाई एबनॉर्मल शेप स्पर्म है, कुछ भी हो सकता है। तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जो 50% इनफर्टिलिटी का कॉज है। देन फीमेल फैक्टर्स आ जाते हैं, अंडे की नंबर कम हो, एज बढ़ गई है, अंडे शायद बने बहुत कम रहे हैं, अंडे की क्वालिटी खराब हो गई हो, अंडा ट्रैवल ना कर पा रहा हो ओवरी से लेके यूट्रस तक फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू, या ट्यूब ब्लॉक्ड हो गई हो, तो फीमेल इनफर्टिलिटी हो गई। एंड मान लीजिए दोनों ठीक है, सब हैं, जिसे मैंने बोला एम्ब्रियो बन नहीं पा रहा, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यू आर हेल्दी, योर पार्टनर हेल्दी, दोनों हेल्दी हैं, बट कभी कभी फर्टिलाइजेशन अकर ही नहीं कर रहा है, कुड बी अदर थिंग्स। चौथी प्रॉब्लम यूट्रस में हो जाए, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, या बच्चा बन रहा है ठहर नहीं रहा, तो यूट्रस की। तो इनफर्टिलिटी के मेडिकल रीजन तो देखिए बहुत सारे हैं। हमारी पुरानी कहावत थी एंड सबसे मेजर रीजन आज तक इसके लिए आ गया है कि इनफर्टिलिटी क्यों इतनी बढ़ गई है। 1 in 6 couples are suffering from infertility is due to delayed marriages and delayed thoughts of having children. I am sure your father or mother or your grandparents जहाँ पे 20 साल में 19 से 18 साल में शादी करते थे और 1 साल के अंदर बिफोर 1 year ओनली बच्चा हो जाता था। मान लीजिए हमारे पेरेंट्स के टाइम में एजुकेशन एम्पावरमेंट और बढ़ गई है, 25, 26, 27 तक हो गया और 28 मैक्स। हमारे टाइम पे 32 तक हो गया, 33। अब ये इतना लेट होता जा रहा है कि फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, एंड दिस इज अगेन वेरी इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस, हर एक का अपना सोच है। जितना मैंने देखा, पहले लोग शादी नहीं कर रहे, और शादी कर रहे तो कंपेनियन ढूंढ रहे कि भाई मुझे मेरा दोस्त मिले। चलो ठीक है भाई, आप दोस्त ढूंढ लीजिए। दोस्ती ढूंढने में 3-4 साल लगा दिए, मिल गया। अब दोस्त मिल गया, दोस्त के साथ पहले घूमेंगे, प्यार करेंगे, लंबी जिंदगी फैली है तो ये सब करेंगे। फिर हमारा एज अ कपल आवर फर्स्ट चॉइस इज एक स्टेबिलिटी, भाई एक घर हो हमारा, एक अच्छी गाड़ी हो, थोड़ी ट्रिप्स हो। जब तक आपके मटेरियलिस्टिक नीड्स पूरे होते हैं तब जाके आप फैमिली में सोचते हैं। ये थॉट्स जो 20s में फर्टिलिटी विच इज एट इट्स पीक, आज वो 35 के बाद थॉट में आने लग गई है। तो ये जितना बड़ा डिलेड मैरिजेस एंड कंपेनियनशिप एंड मटेरियलिस्टिक नीड्स, ये जो जर्नी हो गई है, तो द थॉट ऑफ हैविंग अ बेबी अब वो 35 साल के ऊपर होने लगे हैं, उससे पहले सोच नहीं रहे। और वही सबसे मेजर रीजन है इनफर्टिलिटी का होने के लिए। 100 रीजन और है, बट वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दिस। बट अगर मैं पहले के अपने ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम की अगर बात करें या उससे भी पहले की बात करें, तो वी नो इट दैट उन लोगों के बच्चे होते ही रहते थे, एक नहीं होता था, मल्टीपल बच्चे होते थे। और वो कई बार मतलब ऐसा भी देखा गया है और सुना है मैंने अपने एंसेस्टर्स वगैरह से कि आपका बेटे का बच्चा हुआ और साइमल्टेनियसली मदर का भी डिलीवरी हो रही है। सो विच मीन्स आपकी एज भी एज अ मदर उस वक्त 40-45 और मे बी लिटिल मोर हो सकती थी। तो क्या ऐसा होता है कि एक बार अगर आपके बच्चे होना शुरू हो गए उसके बाद में आपको इशू नहीं होता? अर्ली एज में बच्चे जैसे आपने कंसीव कर लिया, या पहला कंसीव करने के टाइम पे ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है? पुराने टाइम की जहाँ बात कर रहे हैं ना, ये पुराने टाइम और अब में बहुत फर्क है। पहले दी हेल्थ लेवल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग बहुत फर्क था। स्किन प्रॉब्लम, कैंसर्स क्यों बढ़ गए हैं? तो जो मदर्स 40-45 में भी मदर बन रहे थे इज बिकॉज दी हेल्थ, इंटरनल हार्मोन्स एंड ये सब पुराने टाइम के लोगों के पास हमेशा बेटर थे देन आवर जनरेशन और दिस जनरेशन। एंड हर जनरेशन में वर्स होता जा रहा है। यू वुड सी कि हम स्ट्रॉन्गर ज़्यादा हैं, टॉलर हैं, बट आवर इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हमारे को डायबिटीज़, हमारे को मल्टीपल अदर तरह के कैंसर्स, अदर हेयर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, जैसे मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारी बढ़ गई हैं। स्ट्रेस के लीजिए, मल्टीपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो पुराने ज़माने में नहीं थी। उनमें ना बाल झड़ते थे, सीमेन काउंट जो एवरेज में 100 मिलियन नवाब होता था, आज WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से 30 मिलियन पे आ गया है कि भाई ये एवरेज हो गया, पहले जो 100 मिलियन था। अब यहाँ से यहाँ जो डाउन आया है इज बिकॉज जो आप पूछ रहे हैं ना कि कुछ 40 साल में बंदा रहता था, उनका खान पान बहुत अच्छा था। ऑर्गेनिक जो हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं आज के टाइम पे था, सब ऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक होता ही नहीं था। एनवायरमेंटल वाज बेटर,
पोल्यूशन के लिए हम लड़ रहे हैं, नहीं है तो क्लीन वाटर के लिए लड़ रहे हैं। द बॉडी वॉज हेल्दी, देयर वाज अ लॉट ऑफ चोर्स टू डू, एक्सरसाइज करते रहते थे। तो इंटरनली व्हेन योर माइंड, बॉडी एंड सोल आपके इन जंक्शन काम कर रहा था तो आपकी हेल्थ पैरामीटर अच्छे रहते थे। ये हेल्थ पैरामीटर्स आर कंप्लीटली स्क्रूड अप, आप सबके बिगड़ चुके हैं। तो अब आज कोई सोचे, अब 35 साल में मैं जैसे कह रहा हूँ माँ बनना या अंडे निकलना मुश्किल हो रहा है, और तब के टाइम पे 45 साल में जैसे आपने पूछा क्यों बनते जा रहे थे, बिकॉज टाइम डिफरेंट था, एनवायरनमेंट डिफरेंट था, थॉट डिफरेंट था, स्ट्रेस फ्री लाइफ थी, सबको भाग दौड़ में नहीं पड़े थे। तो जब काम कर रहे थे सेट माइंड बॉडी सोल, तो आपकी हेल्थ पैरामीटर हमेशा अच्छे थे और आप बन सकते थे। बट आज के टाइम में इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। में मल्टीपल चीजें हैं। लड़कों की बात करते हैं, बिकॉज हर कोई ये सोचता है कि फीमेल इनफर्टिलिटी ज्यादा कॉशियस है क्योंकि 35 के बाद उनकी बहुत ड्रास्टिक नीचे आती है। मेल्स को हम लोगों को लगता है भाई स्पर्म काउंट है, वो बात सही है कि 50 साल तक भी, 55 साल तक भी निकल सकता है स्पर्म, 60 साल तक भी वायबल स्पर्म मिल सकता है, कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। बट हमारी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, काउंट, टेक्निकल तरीके से बात करूँ तो सब बहुत खराब हो गया है। कहाँ WHO के रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद 2075-80 तक तो भाई वो मेल फैक्टर सीमेन जो लड़के हम बना रहे होते हैं, लड़कों से लड़के जो आते हैं, शायद वही ना खत्म हो जाए। देयर आर फ्यू स्टडीज लाइक दैट कि इतना डिटोरेट कर रहा है। Just elaborate this particular point कि लड़कों से लड़के ही नहीं बन पाएंगे, you are saying? हाँ, मतलब XY क्रोमोसोम होते हैं, जो Y क्रोमोसोम आर विद मेन ओनली, तो हम पास ऑन करते हैं Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम डिलीशन इतना ज्यादा होता जा रहा है टेक्निकल पैरामीटर्स में कि देयर आर स्टडीज कि भाई जिस तरह सीमेन काउंट गिरता जा रहा है, स्पर्म काउंट 2075-80 तक, क्या वो वाई क्रोमोसोम इतना डिप्लीट ना हो जाए कि भाई सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही मिल रहा हो आपको। सो व्हिच मींस आप ये बोल रहे हो जैसे अगर मैं सेक्स रेशियो की बात करें, बहुत सारे स्टेट्स हैं अपने इंडिया के अंदर जहां पर सेक्स रेशियो इज वेरी बैड, देयर आर मोर मेल मेंबर्स देन द फीमेल। तो आप ये बोल रहे हो आने वाले टाइम के अंदर मेल मेंबर्स हो सकता है कि इस तरीके से वाइप आउट हो जाए कि बाय द 21st सेंचुरी या 22nd सेंचुरी स्टार्ट, मतलब देयर आर नो मेल एट ऑल एक्चुअली, बिकॉज़ द वाई क्रोमोसोम डिलीशन इतना ज्यादा हैपनिंग हो रहा है। सो आवर बॉडी, व्हाट आर वी एज ह्यूमन बीइंग्स, अगर मैं की बात करूं, जो प्रॉब्लम पहले नहीं थी, टाइट अंडरवेयर, लैपटॉप अपने लैप पे लेके बैठे हुए हैं, उससे हीट निकल रही है। जस्ट इलैबोरेट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट आल्सो। आपने बोला टाइट अंडरवेयर, बिकॉज आज की डेट में तो ब्रीफ्स पहनना, फ्रेंची पहनना, ट्रंक्स पहनना, ये एक फैशन है। वो टाइम के ऊपर हर बंदा, अगर इफ यू नो, नाड़े वाला पहना करते थे, लंगोट पहनते थे, धोती पहनते थे। बट इससे क्या इम्पैक्ट कर रहा है? हर चीज इम्पैक्ट कर रही है। देखिए, मैं अगेन, क्योंकि कोई डायरेक्ट कोरिलेशनशिप नहीं है, मैं आज ना अगर मुझे कोई पता होता कि रीजन कि चलिए फ्राइड फूड खा रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, भाई बंद कर दो। बट इनफर्टिलिटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इट्स हार्मोनल। मेरे अंदर के जो हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, मैं वो मेजर नहीं कर रहा, ना मैं देख रहा हूँ, ना मुझे पता लग रहा है। मुझे सबसे बड़ी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम क्या हो रहती है, एंड दिस इज एज एन आईवी स्पेशलिस्ट माय प्ली टू एवरीवन, कोई स्पर्म टेस्ट नहीं कराएगा। आपने जिंदगी में नहीं कराया होगा, मैंने जिंदगी में भी कराया होगा, कितने लड़के को कराते हैं, इट वाजंट नीडेड ना, क्योंकि सब कह रहे भाई बच्चा, तो जब बच्चा करेंगे अपने आप हो जाएगा। दिस थॉट प्रोसेस इज वेयर पीपल आर गोइंग रॉन्ग, कि हमें जब बच्चा चाहिए वो हो जाएगा। और ये गलती किसकी है? स्कूल की। मैं स्कूल को ब्लेम देता हूँ, क्योंकि स्कूल में सेक्स एजुकेशन पढ़ाते हैं, उसमें क्या बताते हैं कि भाई आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। वो ये नहीं बता, उनको सेक्स एजुकेशन नहीं, फर्टिलिटी एजुकेशन देना चाहिए कि भाई एट 15, 16, 18 आपके हार्मोनल लेवल, फर्टिलिटी लेवल आर एक्सट्रीमली हाई, एनी अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बच्चा हो जाए। बट यही चीज 30 के बाद नहीं है, तो ये नहीं कोई बता रहा। वो तब के टाइम की एजुकेशन दे रहे हैं कि भाई 15 से 18 के बीच में करोगे तो पक्का बच्चे हो जाएंगे, प्लीज यूज प्रोटेक्शन, प्लीज यूज कॉन्डम्स, एंड नहीं करिए, वो अच्छी बात है। बट डू नॉट टॉक ओनली अबाउट सेक्स, टॉक अबाउट फर्टिलिटी। एट दिस पॉइंट यू हैव योर चांसेस ऑफ हैविंग अ बेबी आर 99.9%। यही चलता रहेगा। At 25 it will become at 85%, at 30 it will become at 70%, 35 50%, and post 37 38 20-30%। तो भाई आप एजुकेट करिए कि फर्टिलिटी क्या है, क्या पीक है, क्या मिडिल है और क्या डाउन है, सो दैट पीपल कैन गेट एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। स्कूल वहाँ पे वो गलती करता है, एंड इसी नोशन से हर कोई सोचता है कि भाई जब भी मैं
बाप बनना चाहूंगा या जब भी कोई माँ बनना चाहेगी कभी भी बन जाएंगी। इसी नोशन से वो कभी ट्राई नहीं करते, ना कोई टेस्ट कराता है, ना किसी को इन्फॉर्म नॉलेज है। और जब ना जहाँ नॉलेज नहीं है तो आप कैसे एक इन्फॉर्म चॉइस ले सकते हो कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर यू। सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि भाई मुझे पता नहीं लगेगा कि मेरा स्पर्म एनालिसिस क्योंकि मैं कभी कराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है बाप तो मैं जब चाहेगा बन जाऊंगा। तो क्या मैं खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या केमिकल्स अपनी बॉडी में इंड्यूस कर रहा हूँ, कौन क्रीम लगाता था, कौन मॉइस्चराइजर लगाता था, कौन सनस्क्रीन लगा रहा है, फिर उसको उतार रहा है, फिर मल्टीपल टाइप ऑफ सोप्स यूज कर रहा हूँ, जेल्स यूज कर रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ। सो द काइंड ऑफ केमिकल्स जो मैंने अपनी बॉडी को आज इंड्यूस करा है वो 20 साल पहले भी नहीं थे, बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। तो माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दैट इज तो मेरा एनवायरनमेंट खराब मैंने खुद कर लिया, चलिए सबके लिए कर लिया, सबके लिए हो गया। तो आई एम नॉट गेटिंग एज मच फ्रेश एयर, गुड सनलाइट, यू नो, गुड एयर टू ब्रीथ, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही। सेकेंड, मैंने अपनी बॉडी को कितनी केमिकल से इंट्रोड्यूस कर लिया जो पहले नहीं थे, तो इट इज हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट। थर्डली, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, बट जैसे मैं कह रहा हूँ ना, द हीट फ्रॉम द लैपटॉप विच यू प्लेस ऑन योर लैप, द टाइट अंडरवेयर दैट यू आर वेयरिंग, द अदर काइंड ऑफ स्ट्रेसेस जो एक बहुत कॉमन है, जो आपको दिख जाएगा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग तो हर कोई बोलता है यार वो भी तो आप कर रहे हो, पुराने टाइम में कम थी अब ज्यादा है, या चलो उतनी भी थी, बट ये तो डायरेक्ट है। जो इनडायरेक्ट चीजें मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं खा नहीं रहा, मटर खोलते छीलते थे तो कीड़ा निकलता था, गोभी खोलते थे कीड़ा निकलता था, तो निकाल देते थे। आज खोल के कभी कोई कीड़ा दिखता है? दिख ही नहीं सकता, पहले ही 3 पेस्टिसाइड डाल दिया है, पहले ही कर दिया है। तो व्हाट आर वी ईटिंग? इट इज एप्पल इतना रेड होता है भाई, इतना रेड एप्पल तो वहां पे नहीं मिल रहा होता जितना हम खा रहे होते हैं। ऑरेंजेस इतने ऑरेंज होने लग गए हैं, एकदम शाइन कर रहे होते हैं, पीयर, एवरीथिंग। तो एवरीथिंग इज केमिकली। तो मैं खाना भी जो खा रहा हूँ, क्रीम भी जो लगा रहा हूँ, सांस भी जो ले रहा हूँ, टेक्नोलॉजी भी जो यूज कर रहा हूँ, एंड दीज आर ऑल हिडन थिंग्स। मेरा पर्सपेक्टिव आपको ये बताने का, ये मेरी रोज की चीजें हो गई हैं जिस पर मैं ध्यान भी नहीं देता। चल रही हैं, करते रहो, खाते रहो, ये करते रहो, क्योंकि आज बिजनेस करना है, आज सक्सेस लेके आनी है, ग्रोथ लेके आनी है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए। उन सब जगह इतना फोकस है कि ये सब टर्शियरी चीजों में फोकस नहीं है। अब इन्हीं चीजों को आप कैसे बचा सकते थे कि एक राइट चीज एक राइट टाइम पे कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई 25-20 साल में शादी करो, 25 में करो, बट 30 से 35 मैक्सिमम एज करिए, मैक्सिमम। एंड दिस इज माय सजेशन टू एवरीवन टू स्टार्ट ट्राइंग। बट ये आप आज के परिदृश्य में बोल रहे हैं, Yes. जब हमारे पास में ऑलरेडी जिस लेवल का केमिकल जिस तरह की एक्सपोजर बढ़ है गई और है, जिस yes. लेवल पे इनफर्टिलिटी है, True. हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर आप इस जो आपने बिल्कुल। जो एज ग्रुप दिया है उसको भी आप रिड्यूस कर दें। Actually, that is data speaking. These are not my numbers. ये डेटा के नंबर्स हैं। एंड इसलिए मेरा यही सजेशन है टू एवरी कपल, इफ यू आर थिंकिंग 30 से 35 के बीच में ट्राई कर लीजिए एट द मैक्स एज। आपकी पहले आपको आपका कंपेनियन मिल जाए या नहीं मिले, डोंट थिंक दैट दिस इज इन योर हैंड, बिकॉज आई सी द इमोशनल जर्नी दैट पीपल गो थ्रू IVF. इट्स अ वेरी सेफ, वेरी सिंपल प्रोसीजर, कोई बहुत टेक्निकल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक प्रोसीजर है, बट द इमोशनल जर्नी दैट यू गो थ्रू ना, the injections that a female has to go through for 12-13 days, तो उसमें कोई फिजिकल पेन तो इतना नहीं होता है, but the emotional turmoil, hormonal changes हो रहे हैं, and as a couple what you're trying to feel. मैंने आपको बताता, फॉर मेल्स जो ना, स्पेशली अगर मेल इनफर्टिलिटी आ जाती है, बहुत बार मैंने मेल्स को देखा है अपने आप को मर्द नहीं मानने लगते। आप बता नहीं सकते, एक फीमेल और एक कपल, मतलब एक फीमेल, 2 फीमेल आपस में बात करें, ठीक है नहीं हो रहा, हाँ कर रहे हैं, बट वो शेयर कर लेंगे। क्या ये नहीं बोल पाएंगे मेरे पति का ना स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम आई है, कम है, स्पर्म है ही नहीं, ये नहीं है, वो ये बोलेंगे, मैं पति नहीं बोलने देगा। बिकॉज दिस इज समथिंग हमारी सोसाइटी के अंदर हमने एक ये सोच रखा है कि भैया अगर मैंने गलती से बता दिया तो मैं अपने आप को कम मर्द मानने लग गया। अपने मर्दानगी पे मैंने 4 लालचन उड़ा दिए हैं, तो मैं ये शेयर करूंगा ही नहीं। आपके कोई भी फ्रेंड हो पवन, किसी ने आज तक अगर उन्होंने IVF सब ने कराया होगा या बहुतों को आप जानते हो कराया होगा, आप रीजन नहीं पूछ सकते, हाँ यार नहीं हो रहा था तो IVF की जरूरत पड़ गई। डीप डाउन अगर आप उसको थोड़ा गहराई में पूछो क्या थी, क्या एक्चुअल कॉज क्या था इनफर्टिलिटी का, तो कभी कोई ना चला अपने स्पर्म के बारे में बताने नहीं चाहेगा कि यार मेरे स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम थी या मोर्फोलॉजी थी या ये थी या वो। ऐसा हो सकता है कि वो अपनी वाइफ का को आगे रखें, झूठ ही बताएंगे, या बोलेंगे यार पता नहीं क्या इशू है, या तो वाइफ को आगे रखें, तो IVF करा लिए, 3 करा लिए, ये था, दिस एंड दैट, बिकॉज इट इज
ingrained in our thought कि भाई हमारा sperm ना हमारी मर्दानगी से related है, which has got nothing to do। भैया बॉडी बिल्डरों के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, एथलीट्स के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, और एक नॉर्मल मोटे जने के भी 4 बच्चे हो सकते हैं। मैं भाई से वर्षा भी बताता हूँ, ऐसा नहीं है। इट इज गुड टू इवन नो दैट कि क्या स्पोर्ट्समैन भी आपके पास में आते हैं या फिटनेस फ्रीक लोग भी आते हैं और उनको भी इशू होता है। देखिए इश्यूज मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डर्स को नहीं होगी प्रॉब्लम, क्या वो नहीं, इसका रीजन ये है कि क्योंकि अब थोड़ी देर पहले हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, वहां पर एक्सपोजर टू केमिकल वो रिलेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है। नहीं ज्यादा है। आपको क्या बॉडी बिल्डर्स कितना प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, क्या इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या स्टेरॉइड लग रहे हैं, हर जगह प्रॉब्लम ऐसी है। मैं कह रहा हूँ ना, फिजिकल अगेन आप सबसे इम्पोर्टेंट समझिए, द फिजिकल अपीयरेंस इन द फिजिकल पैरामीटर डज नॉट डिफाइन व्हाट इज इनसाइड एंड इंटरनल। मैं फिजिकली आज 150 का हूँ, शायद मेरा अभी भी 4 बच्चे हो गए होंगे, एंड मैं फिजिकली 6 पैक एब्स लेके बिल्कुल ऋतिक रोशन भी बॉडी, ग्रीक गॉड वाली बॉडी हो, शायद बच्चा ना हो रहा। तो माय फिजिकल अपीयरेंस हैज गॉट नथिंग टू डू व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड माय बॉडी, बिकॉज द स्पर्म प्रोडक्शन और द ओवम, मतलब अंडा और पानी, या मर्द का पानी बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, इसका रिलेशन आपकी फिजिकल से कुछ नहीं है। इसका और रिलेशनशिप इज दी हार्मोन माय पिट्यूटरी ग्लैंड टेलिंग माय अदर ग्लैंड्स कि भाई जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, oogenesis होता है, जिससे oocytes और स्पर्म बनते हैं, दैट इज इन इनसाइड प्रोसेस। ना दिख रहा है, ना किसी को पता है, ना कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। तो आज जो हमें पता है मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाउ आई कैन हेल्प कि भाई ये प्रॉब्लम को मिनिमाइज करा जाए। जीरो तो नहीं हो सकते कोई प्रॉब्लम, बट वी कैन ऑलवेज टेक एन एजुकेटेड गेस एंड वी ऑलवेज शुड बी मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर चॉइस, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू एट द राइट टाइम। जैसे बचपन में कहते थे भाई एग्जाम से पहले पढ़ोगे तो टॉप तो नहीं करोगे ना, बट पढ़ के नहीं जाओगे, फेल होना तो मैंडेटरी है। सिमिलरली 35-36 के बाद शायद बच्चा हो जाएगा आसानी से, ऐसे कोई वो वाली बात नहीं, बट चांसेस डिफिकल्टी है, मुश्किल ही है। ये मत सोचो कि भाई आज 40 साल में मैं उठूं और बिल्कुल बोलूं कि हाँ चलो यार अब फैमिली करते हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक नीड्स पूरी हो गई हैं, हमारी अदर नीड्स पूरी हो गई हैं, यूरोप का ट्रिप भी ले लिया, ऑस्ट्रेलिया भी घूम लिया, अमेरिका भी, अब कर लेते हैं। तो फिर आपको कहीं ना कहीं हम जैसे आईवी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ ही जाएगी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वाई क्रोमोसोम्स एज पर WHO विल बी डिप्लीटिंग टू अ लेवल जहां पर हो सकता है कि मेल एज अ कुड बी, लेकिन 22nd सेंचुरी के स्टार्ट तक, कि जहां पर बहुत कम हो जाए, विच शोज दैट कि आपका जो मेल का स्पर्म काउंट है वो ज्यादा कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है इन कंपैरिजन टू द फीमेल। सो क्या ये प्रॉब्लम ज्यादा मेल को हो रही है? जो मेल मैं कह रहा हूँ, इनफर्टिलिटी इज 50% ड्यू टू मेल्स। तो आज की डेट में 50% है, बट आप ऐसा बोल रहे हो कि हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये जो मेल का कंट्रीब्यूशन है, जो 50% इनफर्टिलिटी का आज, वो हो सकता है 70-80 वहां तक हो जाए और फीमेल इज स्टिल फर्टाइल। देखिए इट इज अगेन नंबर्स, बट फीमेल्स की भी फर्टिलिटी लेवल ऐसा नहीं है कि इंक्रीज कर रहा है, उनका भी डिक्रीज कर रहा है, but not to that extent। उनकी भी प्रॉब्लम्स मल्टीपल हैं। इट्स नॉट कि फीमेल की कम प्रॉब्लम है, एंड डायरेक्ट कोरिलेशनशिप नहीं है। PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, आज एक लड़की को PCOS इतना कॉमन हो गया है कि फेस में जो पिंपल, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं हम, कि ओवरीज अंडे अच्छे नहीं बनेंगे, मल्टीपल बन जाएंगे, क्वालिटी बहुत घट गई है। तो एंडोमेट्रियोसिस जो है यूट्रस के अंदर आ गया है, सिस, फाइब्रॉइड्स, प्लस डिलेड मेंसेस आ रहे हैं, नॉर्मल नहीं है, जो उनकी साइकिल्स हैं कितनी अब्रप्ट हो गई हैं। एक जो पुराने ज़माने में होता है कि एवरी 28 डेज द साइकिल वाज वेरी कॉमन, कि ब्लीडिंग शुरू होती थी, खत्म होती थी, किसी की 1.5 महीने, किसी की 1, किसी की 20। तो फीमेल्स के लिए भी इट्स नॉट ईजी, उनके है देयर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। हमारे लिए फॉर मेन इट्स स्टिल ईजी कि स्पर्म और एक स्पर्म पैरामीटर्स को आप जज कर सकते हो, बट फॉर फीमेल द कॉम्प्लिकेशंस आर वे मोर, बिकॉज यू आर नाउ जजिंग मल्टीपल अदर थिंग्स एंड नॉट ओनली वन थिंग। एंड सेकेंडली बच्चेदानी, यूट्रस, वो भी उनका चेक करना होता है, बिकॉज दे आर द एक्चुअल कैरियर्स, राइट। सो उधर वहाँ पे ऐसा है जिससे आप कह रहे हो ना कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, बट द फीमेल कॉम्प्लिकेशंस आर आल्सो, एक में नहीं है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस है फॉर फीमेल, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमेशा जो पहले इनफर्टिलिटी बोलते थे 100% ऑफ फीमेल्स है, एटलीस्ट एजुकेशन इतनी आ गई है एंड पीपल आर एबल टू रिकॉग्नाइज, सोसाइटी खुद समझ रही है कि मेल इनफर्टिलिटी
20-30 तक पहुंची है। हमारे हिसाब से तो 40-50% इज ड्यू टू मैन, बट ये एक्सेप्टेंस करना कि सिर्फ मेल रहेंगे या फीमेल वो नहीं सही है बोलना, बट हमेशा इक्विलेंस अब आ गई है कि मेल की वजह से भी इनफर्टिलिटी काफी बढ़ गई है। जैसे फीमेल के केसेस के अंदर आपने बोला ना कि देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं और वो होती हैं पीसीओएस, पीसीओडी एंड ऑल दैट, डिलेड और अर्ली मेंस्ट्रुएशन। सो मेल के केस में आपने बोला इट्स अ स्पर्म काउंट प्राइमरली जिसको हम लोग देखते हैं। आर देयर अदर थिंग्स एज वेल जिनसे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि या मेल के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही हो? जैसे स्पर्म काउंट तो जनरली कराने कोई जाता नहीं है, जनरली यू नो इट, अनलेस द प्रॉब्लम इज एट द हेड कि नहीं अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मुझे अब जा करके कराना ही पड़ेगा। कोई ऐसी चीजें जो राइट एट द फेस जो दिख रही हो आपको, मेंस्ट्रुएशन का इशू आ रहा है या पीसीओएस पीसीओडी हो रहा है, मेल के केस के अंदर तो स्पर्म काउंट इज द प्राइमरी फैक्टर, बट क्या उसके अलावा ऐसी कोई एक्सटर्नल चीजें हैं जो दिख रही हो कि हाँ ये आपको हो रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट वो थोड़ा अगेन वो ना फिर फर्टिलिटी से बात नहीं होती है, दैट इज मोर टुवर्ड्स इंटरकोर्स लेवल। बंदे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है, कि जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता एक्ट में, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, शायद अब स्पर्म काउंट अच्छा है, हेल्दी हो, बट देयर आर डीपर इश्यूज कि सेक्सोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बोलते हैं वो ज़्यादा है कि भाई प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन हो गई, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, या इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये वाले भी अदर इश्यूज हैं दैट कम टुवर्ड्स फ्रॉम मेन साइड कि भाई उनकी जो ड्यूटी है फॉर एन इंटरकोर्स टू हैपन वो नहीं हो पा रहे हैं। तो दोज आर दी अदर इश्यूज जो फिजिकल पैरामीटर्स जो हमें दिखाई दे जाते हैं पहले या होते हैं, बट एज अगेन कोई बताता नहीं है, शादी कर लेते हैं, उसके बाद ये वाले पैरामीटर सॉल्व करने पड़ते हैं हमें कि भाई आपको जो ईडी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन सॉल्व करो, या फिर प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन है, या फिर साइकोलॉजिकली यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इट विद योर वाइफ ड्यू टू मल्टीपल अदर बैगेजेस और समथिंग। वो सारे इश्यूज हमें फिजिकली चेक करके ठीक करने पड़ते हैं। क्योंकि आईवीएफ तो खैर आपने बताया कि इट्स अ प्रोसेस और जिसके अंदर आप 4-5 दिन अपने यहाँ पे क्या कहते हैं स्पर्म एंड वंस यू मिक्स द स्पर्म एंड द एग, एम्ब्रियो बनता है। कुदरती बहुत प्रकृति है, मतलब आप इट्स नॉट जो मैं ऐसे बता रहा हूँ, माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन, वन सेल, एक सेल मेल का एक सेल फीमेल का, वी मिक्स इट इन द, वी फर्टिलाइज इट, एम्ब्रियो बनता है। अभी एम्ब्रियो बन के वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप देख सकते हो ब्यूटीफुली। इट डिवाइड्स 1 into 2, 2 into 4, 4 into 8, 8 into 16, मल्टीप्लीकेशन जब मल्टीपल सेल्स मिलियंस ऑफ सेल्स का बन जाता है टिल द 5th डे, एंड उसको ब्लास्टोसिस बोलते हैं। उसको देन वी इम्प्लांटेड बैक इनटू द फीमेल्स बॉडी। तो ये जो 1 से डे है, ये इस डे 5 तक हम उसको ग्रो कर रहे हैं इनसाइड द लैबोरेटरी, एंड देन इम्प्लांटिंग इट बैक इनटू द वुमेन्स यूट्रस। गॉट इट। सो जब ये प्रोसेस पूरा हो रहा होता है तो वंस इट इज इम्प्लांटेड, तो उसको हम सक्सेस मान लेते हैं या अभी सक्सेस अभी नहीं आई है? बिल्कुल नहीं आई। वी आर नॉट गॉड्स। एंड आईवीएफ कोई आपको बोले 100% गारंटी है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो बच्चे जिसको मैं कह रहा हूँ सेलुलर लेवल पे तो बन गया, अब आपने बॉडी में डाला, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करे, उसको मल्टीपल मेडिसिन, प्रोजेस्टेरोन, लूटल सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं वो मिलना चाहिए। एंड अगर बच्चा ऐसे ठहर जाता जिसे हम बोलते हैं तो 100% सक्सेस रेट होता है आईवीएफ का। तो आईवीएफ फेलियर्स बोलते हैं जिसको हम कहते हैं, बहुत कॉमन है वर्ल्ड ओवर। द सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ इज नाउ बिटवीन 50 to 60% एट द मैक्स। इतना ही है प्रोबेबिलिटी। आज फर्स्ट आईवीएफ साइकिल फेल हुई, मैंने सेकंड करी, या आप देखेंगे मैं एक एम्ब्रियो नहीं डालता, मैंने 2 एम्ब्रियो डाल दिए, कोई कहीं जगह 3 एम्ब्रियो डाल देते हैं, नोइंग कि एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेट अस ट्राई, हम फिर भी डाल देते हैं। तो 3 एम्ब्रियो डाल दिए, इसमें से शायद 2 ठहर जाएंगे या 1 ठहर जाएगा, तो काफ़ी ट्विन्स होने को दिखाई देते हैं आपको आज। आईवीएफ में क्यों ट्विन्स ज़्यादा हो रहे हैं? इज बिकॉज पीपल आर, डॉक्टर्स आर पुटिंग 2 एम्ब्रियोज साइमल्टेनियसली, और शायद दोनों रुक जाते हैं, अदरवाइज 2 डालते हैं thinking of that कि एटलीस्ट एक तो रुके। तो IVF success is never guaranteed. It's world over between 50 to 60% at the max. And twins थोड़े ज़्यादा इसलिए दिखाई देंगे because 2 से 3 एम्ब्रियो डाल दिए जाते हैं वापस।
कुछ सक्सेस जो केसेस होंगे उनके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए आप, क्योंकि मुझे लगता है ये दिस इज अ वेरी इमोशनल जर्नी। आपने भैया ना जो मैस्लोस थियरी के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पहले बेसिक नीड्स पूरी करनी है, उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। यहाँ पर जैसे आपने भी बोला कि आप पहले अपनी ट्रिप्स लगा लें, पहले आप इस्टेब्लिश हो जाए अपने करियर में, पहले आप यू आर इन लव विद योर पार्टनर एंड देन ओनली यू वांट टू मेक अ बेबी। तो वो जो प्रोसेस है, आई एम श्योर जब इतना कुछ हो जाता है उसके बाद में बच्चे की जो नीड आई है कि नहीं अब यार हमें एक बच्चा करना है, आई एम श्योर, और वो हो नहीं रहा फॉर XYZ रीजंस, और जब वो आपके पास में आते हैं तो व्हाट इज द जर्नी लाइक फ्रॉम देयर? Whenever someone comes and एक ये भी बहुत फनी स्टोरी है। हाँ, हमारे पास कोई ना पहली बार में आता नहीं। आज मानिए आपकी शादी को 3 साल हो गए एंड आपने अब ट्राई करा। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन फॉर अस इज हैविंग intercourse with your partner or having unprotected sex for at least minimum 6 months to 1 year at the max। 1 साल तक अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं और बच्चा नहीं हुआ तो कोई फॉर्म ऑफ इनफर्टिलिटी है। दिस इज द जनरल डेफिनेशन। इसको आप 6 महीने भी कर सकते हैं बहुत एग्रेसिव केस में, अदरवाइज 1 ईयर इज द नॉर्मल टाइमलाइन जब आपने ट्राई करा। अब मानिए आपकी शादी को 4 साल हो गए और अब 1 साल से आपने ट्राई करा बट नहीं हुआ, क्या आप डायरेक्ट IVF स्पेशलिस्ट के पास चले जाएंगे? कोई नहीं। पहले कहाँ जाएंगे आप? यूरोलॉजिस्ट के पास? नो, भगवान के पास। पूजा हमारे पास तो नहीं आओगे, पहले आप मंदिर जाओगे, मंदिर के बाद किसी बाबा के पास जाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पे बाबा ने अगर कुछ दिया, कोई जड़ी बूटी, कोई तावीज, कोई रुद्राक्ष, कोई अंगूठी, कोई पेंडेंट, या वैष्णो देवी चले गए, माता का आशीर्वाद ले लिया, तिरुपति चले गए, कहीं ना कहीं 4 धाम की यात्रा कराए कि भाई भगवान हमें वो दो। हम मेडिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर है भगवान के पास तो अच्छी बात है। 1-1.5 साल आप ये सब करेंगे। मान लीजिए अब आपने 1.5 साल 2 साल जब ये सब करके फिर आप तीसरे सोचते हैं कि चलिए लेट मी शेयर किसी लोकल स्पेशलिस्ट या तो जनरल जिसे फिजिशियन कहते हैं उधर चले जाएंगे, या किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो कहेंगे अच्छा मैं दवाइयाँ देती हूँ, विटामिन दूंगी, या फिर जिंक, मैग्नीशियम, मल्टीपल टाइप ऑफ क्या क्या आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो जाए, फीमेल्स को देंगी कि ये करिए, राइट टाइम पे करिए, मैं इस दिन बताती हूँ इस दिन ट्राई करिए, 1 साल और निकाल देंगे। तो जो आप हमारे पास 4 साल पे आ सकते थे आप हमारे पास आएंगे 7वें 8वें साल पे। ये 3-4 साल और आपने अदर ट्रीटमेंट फॉर्म बोल लीजिए या अदर स्पेशलिस्ट बोल लीजिए वहाँ जाएंगे। ये जो गैप है ये बहुत हार्मफुल है कि अगर आज आपको बच्चा नहीं हो रहा है and you know there is something called as an IVF or there is someone called an IVF specialist, please consult a specialist directly ताकि एग्जैक्ट रीजन क्यों नहीं हो रहा पता लग पाए। लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी करने में 3-4 साल और निकाल देते हैं एंड जहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ एज इतना बड़ा फैक्टर है जो ये डिलेड फर्टिलिटी के चक्कर में हो रहा है। तो आप 4 साल निकाल रहे थिंकिंग कि कुछ काम कर जाएगा, आशीर्वाद कम कर जाएगा भगवान का, या कोई नॉर्मल दवाई काम कर जाएगी, या कोई और ट्रीटमेंट कर जाएगी, थोड़ा आयुर्वेदिक भी मेडिसिन ले लूँ, होम्योपैथी भी कर लेता हूँ। लोग बहुत ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट कराते हैं, पता नहीं कि उनको डर लगता है कि अगर डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो IVF कर ही देंगे। IVF भी एक बहुत फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जो शायद बहुत बाद में आएगी। आई वुड वांट टू टेल एवरीवन कि प्लीज IVF का डिसीजन भी पहले डायग्नोसिस के ऊपर लीजिए। मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है तो किस रीजन से है, एंड जरूरी नहीं IVF करें। ओवुलेशन इंडक्शन होता है उससे पहले IUI करेंगे अगर मेल इनफर्टिलिटी है। IVF को अगर इंडिकेशन होगी तभी IVF करा जाएगा। और क्या पता IVF से आप कर रहे ट्राई बच्चेदानी में खराब हो ही ना, सरोगेसी करना पड़े। बट अगेन दिस इज ऑल क्लिनिकल डिसीजंस, दीज आर ऑल मेडिकल रीजन जो हम अगर हम टेस्ट करेंगे, डायग्नोस करेंगे, पता लगाएंगे तब पता लगेगा। तो प्लीज मेडिकल प्रॉब्लम का एक मेडिकल सोल्यूशन है, रादर देन वेस्टिंग मोर टाइम, योर प्रेशियस टाइम जो आपकी फर्टिलिटी पे और इम्पैक्ट करेगा और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। प्लीज कम टू एन IVF स्पेशलिस्ट डायरेक्टली एज सून एज पॉसिबल अगर आपने बच्चे की ट्राई करी और नहीं हुआ। बट यू सेड ना कि डायरेक्टली, क्योंकि हर इंसान ना अपना खुद का बच्चा चाहता है, राइट? लेकिन व्हेन आई एम सेइंग अपना खुद का बच्चा मतलब वो एक नॉर्मल प्रोसेस से हो जाए, आई मेंट दैट, नॉट द अदरवाइज। सो अब उसको नहीं पता है कि वो किस रीजन की वजह से नहीं हो रहा, तो वो डायरेक्टली IVF स्पेशलिस्ट के पास तो आने से वैसे भी घबराएगा ना उसको, तो क्योंकि अब हमने बोला तो आपकी इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन कि आपने 1 साल नॉर्मली ट्राई करा,
सो यू आर नहीं हुआ। सेइंग कि आप 4 साल बर्बाद ना करिए, आपको अगर करना है, जाना है स्पेशलिस्ट के पास में या कुछ और फॉर्म ऑफ अदर मेडिसिन या ऑल्टरनेट वेज अगर ढूंढने हैं, तो वो 6 महीने से साल भर की विंडो में ट्राई कर लो। बिल्कुल नहीं, 6 महीने मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ हमने नेचुरली ट्राई करा फॉर 1 ईयर, हमने कंसीव नहीं करा। अब इसके बाद हु डू यू गो टू फॉर योर सजेशन? एग्जैक्टली। सो आप डायरेक्टली उठ करके आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास में कैसे चले जाओगे जब आपको दिमाग में ही ये चीज नहीं है कि मैं इनफर्टाइल हूँ या कोई किसी भी हो फॉर्म गए ऑफ ना आप इनफर्टिलिटी आपके साथ में हो है? गए, आपने 1 साल नॉर्मली ट्राई करा और नहीं हुआ, आप हो गए इनफर्टाइल। यू हैव टू, आप इसको सच्चा मतलब कड़वा सच बोलिए या एक बोलिए कि भाई यही असलियत है आपकी, कि आपने 1 साल ट्राई करा नहीं हुआ, कोई रीजन होगा जिससे नहीं हो रहा, या हुआ तो ठहर, मतलब कह रहा ना मल्टीपल चीजें हो सकती है कि क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसकी जगह अगर आप अभी भी सोचिए, जैसे आज सर्दी खांसी जुकाम है तो मैं एक नॉर्मल फिजिशियन के पास गया या इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास गया, बट अगर आज मुझे पता लग गया भाई मेरी दर्द हो रहा है या कोई किडनी में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो मैं फिर भी क्या एक फिजिशियन के पास ही जाऊंगी या मैं बोलूंगा भाई न्यूरोलॉजिस्ट के पास चलो, आई नो देयर इज सम मेंटल इशू और देयर इज सम न्यूरोलॉजिकल इशू। तो मैं क्यों वही जर्नी भाई कि नहीं पहले आप देखिए और आप ही रेफर करेंगे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास, मैं तभी जाऊंगा। व्हेन आई नो इट्स एन इशू रिलेटेड टू फर्टिलिटी, आई गो टू एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट। इफ आई एम नॉट श्योर तो चलिए समझ में आता है, बट इफ आई एम श्योर कि एक फर्टिलिटी इशू है, अगेन देन वी डोंट नीड टू वेस्ट टाइम विद यू ऑन दैट। ये जो इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं, ये क्या वेल टू डू फैमिलीज के लोग आपके पास में ज़्यादा आते हैं और वो ज़्यादा फेस कर रहे हैं, या ये एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से भी लोग आपके पास में आते हैं एंड दे आल्सो कंप्लेन द सेम थिंग? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज मेरे को बहुत बार ये बोलते हैं ना कि ये आईवीएफ या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना अर्बन प्रॉब्लम है, वहाँ पे सुट्टा मारते हैं, लड़कियां सुट्टा मार लेती हैं, लड़कों का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, रात के 8-8 बजे तक काम कर रहे हैं, साथ ट्रैफिक में अटके हुए हैं। गाँव में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, गाँव में तो सब मस्त लोग हैं, ये हैं। कंप्लीटली ऑपोजिट, प्रॉब्लम हर जगह है। गांव के अपने अलग चैलेंजेस हैं, शहर के अपने अलग चैलेंजेस हैं। गांव में बीड़ी, तंबाकू, गंदा पानी, खाने की कितनी क्लीनलीनेस, वो अलग प्रॉब्लम है। शहर के स्ट्रेस लेवल्स, पोल्यूटेड एयर, मल्टीपल अदर केमिकल्स, वो अलग प्रॉब्लम है। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस दोनों जगह हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहे वहाँ नहीं हो रहे। दी ओनली थिंग जो शायद गांव में अगर आप ये है कि वहाँ बच्चा जल्दी करके ट्राई करने की कोशिश जल्दी कर ले तो हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिकॉज उनको भी सेम हार्मोनल चेंजेस इम्पैक्ट आज के दिन में कर चुकी हैं। बट वहाँ पे अर्ली मैरिज मतलब शादी तो फिर शादी जल्दी करके ट्राई जल्दी कर लेते हैं तो आपको लगेगा कम प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम इज देयर इटसेल्फ आल्सो। रूरल हाउसहोल्ड में भी बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज एज आवर बॉडीज 30 साल पहले 40 साल पहले जो स्पर्म पैरामीटर्स थे, oocyte पैरामीटर्स थे, वो नहीं रहे। वो पूरे मैनकाइंड के लिए है, पूरे ह्यूमंस के लिए है। उसमें रूरल और अर्बन के ऑब्वियसली देयर आर टू अदर थिंग्स एंड अर्ली मैरिजेस एंड अर्ली ट्राइंग, वो अलग चीजें हैं, बट we as humans have deteriorated in our hormonal levels, and जिस पे मैं बार बार फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो वो कॉमन है। एंड रूरल में ऐसा नहीं है कि वहाँ बच्चे बहुत हो रहे और अर्बन में नहीं हो रहे, अर्बन में भी कम हो रहे और रूरल में भी कम हो रहे हैं। गांव में इनफर्टिलिटी आ गई है आज, ऐसा नहीं है कि मैं कोई तीसरे चौथे टाउन में जाऊँ। जैसे वी हैव एन आईवीएफ सेंटर इन पीलीभीत ऑल्सो, लोगों को पीलीभीत पता नहीं है या नहीं, या उसके आगे जाएं, हर जगह है। मोतिहारी में भी यही प्रॉब्लम है, बेगूसराय में है, पीलीभीत में है, मोगा में है, फरीदकोट में है, जितनी जगह आप बोलेंगे इनफर्टिलिटी हर जगह है। ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद इन 4 जगह की है, बिकॉज सारी दुनिया की प्रॉब्लम बस इन 4 बड़े शहरों में है। अगर बड़े शहरों की बात करें आज की डेट के अंदर, तो बड़े शहरों में जो परसेंटेज है पॉपुलेशन जिसको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, वर्सेस अगर मैं रूरल या टियर 2 टियर 3 टाउन्स की बात करूं, तो क्या परसेंटेज होगा? 1 in 6 कपल्स, जैसे बताया, अर्बन पॉपुलेशन के अंदर तो है 1 in 6 कपल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। इवन रूरल के अंदर भी शायद आपको थोड़ी कम हो, जस्ट बिकॉज दे स्टार्ट ट्राइंग अर्लियर, पर उधर भी प्रॉब्लम उतनी ही है। वहाँ पे थोड़ी अनडायग्नोस्ड इसलिए रहती है कि पीपल डोंट कम आउट विद द प्रॉब्लम, कि गांव में है तो शायद बात नहीं करेंगे, या गांव की अलग प्रॉब्लम, वहाँ प्रेशर ज़्यादा जल्दी मिलता है।
अर्बन के अंदर आपको प्रेशर नहीं मिल रहा, बट गांव के अंदर आपकी शादी को 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, तो वहाँ बात करने ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं। वहाँ की दी मैरिटल कॉर्ड्स और जितना अदर पीपल आर इन्वॉल्व इन योर फैमिली वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ट्रीटमेंट और जल्दी कराने आ जाते हैं कि भाई बच्चा नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब देखो क्या है। वहाँ पे वो वाली जर्नी जो मैंने बताई, भगवान, ये नॉर्मल Right. स्पेशलिस्ट, जीपी, उनकी जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। एंड वहाँ पे वो जब तक आईवी स्पेशलिस्ट के पास पहुँचते हैं तो वो 7-8 साल लगा। अर्बन एरियाज में तो आज फिर भी थोड़ा एक्सेप्टेंस आ गया व्हेन इट कम्स टू इनफर्टिलिटी की, ठीक है अच्छा अब स्पर्म काउंट कम है या एग नहीं बन रहे एंड ऑल दैट इशू। बट जैसे हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स की बात करते हैं, एंड यू हैव सेंटर्स देयर एज वेल, आपने जैसे बताया, तो वहाँ पे जब लोग आ रहे होते हैं तो उनका जो इमोशनल लेवल है और एक्सेप्टेंस रिगार्डिंग दैट ओके मेरे अंदर स्पर्म नहीं बन रहा, किस तरीके से लेते हैं वहाँ पे ये लोग? आप अगेन बहुत चैलेंजिंग है, स्पेशली गांव में लेना। इट्स एन एम्पावर्ड डिसीजन, ऐसा नहीं है मैं कहना, इमोशनल डिसीजन है। आज एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है गोइंग थ्रू दैट जर्नी, एंड अगर हस्बैंड के पैरामीटर्स की कमी हो तो वाइफ को भी एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि वो नहीं है। गॉन आर दोज डेज पुराने ज़माने में कि भाई बच्चा नहीं हो रहा और दूसरी बीवी उठा के ले आते हैं, ये दिन तो अब रहे नहीं है। एवरीवन इज इक्वल। तो जो एक्सेप्टेंस इमोशनल जर्नी जो हो गई है वो आई वुड नॉट वांट टू डिवाइड कि मैं बोलूँ कि रूरल में अलग है और अर्बन में अलग है। दोनों की वो जर्नी बहुत कॉमन हो गई है और साथ वाली हो गई है कि इट इज सच एन इमोशनल जर्नी कि आप एक बच्चा, बिकॉज दो जनों के मिलने से ही बच्चा होगा, एक अकेले के चाहने से कुछ नहीं हो जाएगा। कि कोई मर्द या कोई हस्बैंड बोले भाई मैं तो ठीक हूँ, जो डॉक्टर साहब इसको जो करना है कर लो, मुझे मत बताओ, सारी चीजें इस पे कर लो। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि क्या रूरल एरिया में लोगों का नजरिया इस तरफ कैसा है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मतलब मेरे अंदर भी प्रॉब्लम है? करते हैं, ओपनली नहीं करते, हमारे चेम्बर्स में तो करते ही हैं। दे कैन नॉट कम आउट इन द ओपन। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि आपको आके नहीं बताएंगे, कि आप गाँव में बोलेंगे नहीं कि नहीं हो रहा, कोई भी जना बहुत हिडन रखना चाहता है। जबकि आई वुड से अगर जितना आप शेयर करेंगे वी आर गोइंग टू एम्पावर द अदर पर्सन कि भाई हाँ आपके साथ भी प्रॉब्लम हुई है, मेरे साथ भी हो सकती है, आपको कैसे ट्रीटमेंट मिली आप हमें भी बताइए, शायद हमें भी जल्दी मिल जाए। यही चीज नहीं बताने से छुपती जा रही है और लोगों को लग रहा है कि अरे भाई वो वहां से करा के आ गए, यहाँ से करा के आ गए। तो ये छुपाने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। आपने खुद देखा होगा कितने सेलिब्रिटीज ने आईवीएफ सरोगेसी कराई है, एंड दे आर आउट इन द ओपन। मैं आपको सबसे इजीएस्ट एग्जांपल जो पूरी इंडिया में सबको पता है, हु इज द रिचेस्ट इंडियन? अंबानीज। उनका आपको पता है? आप बताइए प्लीज। You know I've that heard about that, Isha Ambani. Akash and Isha are IVF babies. अच्छा, they are IVF They're babies. IVF baby twins. 1990 में कराया होगा, 91 में पैदा हुए, 92 में, I don't know the exact, but उन्होंने तब IVF ट्रीटमेंट कराया होगा, तब आकाश and Isha are IVF babies. वो रिचेस्ट इंडियन, उनके बच्चे, इन दोनों के भी बच्चे हो चुके हैं, ईशा के भी हो गए हैं, आकाश का भी हो गया है, दे आर हेल्दी एंड हार्टी एंड हेल्दी। तो आपके सामने जो दिख रहा है, मैं कराने वाली तो लाखों की जनता है जो मैं बता सकता हूँ आपको, बट मैं आपको इनके सामने बता रहा हूँ कि इन्होंने कराया है। फराह खान ने आईवीएफ कराया है, ट्रिपलेट्स हैं उनके, राइट, ठीक है। शाहरुख खान, आमिर खान, सोहेल खान, सनी लियोन, प्रियंका चोपड़ा, करण जौहर, तुषार कपूर, अगेन एंड सेलिब्रिटीज के नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पीपल कैन रिलेट टू इट, सबने सरोगेसी कराई है। तो यहाँ सरोगेसी, क्योंकि सरोगेसी का जो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो है किराए की कोख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो सरोगेसी के अंदर तो मदर जो भी होगी उस केस के अंदर तो वो मदर का हेल्दी होने के चांसेस आर हायर, राइट? एंड क्योंकि और वो हो सकता है शायद वो यंग भी हो रिलेटिवली एज कंपेयर टू योर ओन वाइफ। तो सरोगेसी के लिए लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज देखिए अगेन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन फर्स्टली होनी चाहिए। सरोगेसी में कहा है, जैसे मैं बोला अभी तक हम स्पर्म और एग की बात कर रहे थे, मान लीजिए दोनों हेल्दी है, यूट्रस बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम, अब बच्चेदानी में बच्चा ठहर नहीं रहा, बच्चेदानी है ही नहीं, हिस्टेरेक्टमी हुई है, रिमूव हुई है, बच्चेदानी में सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स है, एडिशंस है, एंडोमेट्रियोसिस है, अदर मल्टीपल टाइप ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है कि आप बच्चा वहाँ पे कर ही नहीं पा रहे। वहाँ पे सरोगेसी एज एन ऑप्शन आता है कि भाई आप अगर हिंदी में, इंग्लिश में रेंडर वूम, हिंदी में किराए की को, बट अदरवाइज
सरोगेसी एक थर्ड ऑप्शन आता है कि मेल और फीमेल मतलब स्पर्म और एग ठीक है, बट बच्चा दाने के लिए कोई थर्ड वुमन इज कमिंग एंड शी इज हैज एन ऑब्लिगेशन लेंडिंग हर यूट्रस टू यू इन आवर टेक्निकल टर्म्स, या नॉर्मल लेमन टर्म में अपने बच्चेदानी दे रही है जो 9 महीने आपका बच्चा कैरी करेगी, बट द जेनेटिक्स इज द स्पर्म और द एग, उस बच्चेदानी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब सरोगेट अगर आज 5 फुट 1 इंच मान लीजिए अगर काली है एंड 5 फुट 1 इंच हाइट है एंड कुछ भी है साउथ इंडियन है, बट ऐसा नहीं है कि बच्चा, मैं अगर आज 6 फीट 3 इंच का हूँ, गोरा हूँ, मेरी वाइफ भी 5 फुट 8 इंच है, गोरी है और उसकी नीली आंखें हैं, मेरी भूरी आंखें हैं, तो हमारी जो जेनेटिक्स है वो स्पर्म और एग में होती है। सो यू आर सेइंग कि स्पर्म तो ऑफ कोर्स मेल का ले रहे हैं जो फादर बनेंगे, और जो एग यूज कर रहे हैं वो मदर नहीं बन रही हैं, मतलब बायोलॉजिकली, बट शी इज अ मदर अदरवाइज, मतलब वो अपने एग जो है वो एक तरीके से वही देंगी, हाँ। वही देंगी। अच्छा, तो वही स्पर्म एग आप बेसिकली अपने एम्ब्रियो बनाएंगे अपने आईवीएफ क्लिनिक में, एंड देन यू विल इम्प्लांट द सेम इन दी सरोगेट वुमन, थर्ड वुमन में। ओके, सो आई मीन आई नो, मुझे नहीं पता कि सरोगेसी के अंदर एग्जैक्टली जो वुमन है वो किस तरीके के इमोशंस के थ्रू जारी होती है, यू नो, एंड इवेंचुअली इट इज सेड दैट आप जैसे इमोशंस कैरी करते हैं थ्रू आउट योर यू नो प्रेगनेंसी, बच्चे का कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगेन साइंटिफिकली दैट इज नॉट फॉरगॉन, मतलब बट अगेन जैसे मैंने कहा ना कि दी फिजिकल ट्रेट्स पैरामीटर्स वो स्पर्म और एग के अंदर है, बाकी 9 महीने एक मदर एक्ट्स एज एन इंक्यूबेटर, उनका खान पान, न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारे ये तो सब मदर को ही देने हैं जो बच्चे को पास ऑन होगा, क्योंकि बच्चा सेलुलर लेवल से 9 महीने ग्रो करना है, तो वो सब सरोगेट मदर का रोल होता है। अब उसके अंदर आप बोलो कि एजुकेशन भी आ जाएगी, टैलेंट भी आ जाएगा, ये इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। नहीं, ये तो खैर मैं अभिमन्यु की केस नहीं यहाँ पे पिकअप कर रहा हूँ, पर आपका खुद का मेंटल स्टेट कैसा है एज अ पर्सन? आप यस यू हैव टू बी हैप्पी, अगर आप वैसे बात कर रहे हैं, देखिए एनी प्रेग्नेंट वुमेन, कोई भी हो, चाहे आपकी वाइफ होती है और वो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस ले रही है, यू नो एक्सरसाइज कर रही है, उठक बैठक करेगी, नाराज रहती है, कोई यू नो कोई और बीमारी है, ये तो वो तो इम्पैक्ट करेगा प्रेगनेंसी में, दैट विल ऑब्वियसली बी देयर। आज हम एक प्रेग्नेंट वुमेन को, एनी प्रेग्नेंट वुमेन इन द वर्ल्ड, योर वाइफ और अ सरोगेट मदर हैज टू बी ऑब्वियसली हैप्पी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसका मैं कह रहा हूँ कोई साइंटिफिक रिलेशनशिप नहीं है, बट इट इज एन इमोशनल एंड हार्मोनल रिलेशनशिप तो है कि हैप्पी हार्मोन जो प्रोड्यूस होंगे विल इम्पैक्ट द हैप्पी हेल्थ, एंड यू नो ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जो प्रोड्यूस होगा दैट विल हेल्प इन द प्रेगनेंसी। सैड हार्मोन्स आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू हेल्प, बट उससे ये नहीं है कि भाई प्रेगनेंसी खराब होती है, अच्छी होती है, बट अगेन जो फिजिकल पैरामीटर्स है, समवन हैज टू रेस्ट, दे हैव टू रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो ये नहीं हो काम करेंगे तो प्रेगनेंसी चलेगी नहीं चलेगी। तो जो एंटीनेटल वाला पार्ट होता है, जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स वाला पार्ट होता है, जैसा आपने बोला, समवन हैज टू बी हैप्पी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर द प्रेगनेंसी टू कीप ऑन गोइंग, हैज टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, have to eat the right thing, drink the right thing, take their medicines properly for those things, वो सब has to be ensured कि वो सब चलता रहे for the healthy pregnancy to move for 9 months। जैसे IVF के जो सक्सेस रेट है आपने बताया 50 to 60% है, सो जब सरोगेट मदर के अंदर इसी चीज़ को इम्प्लांट किया जाता है, वहाँ पे भी चांसेस आर हायर, दे आर हायर बिकॉज ऑब्वियसली एम्ब्रियो अच्छे बने हैं, आपने सरोगेट मदर का यूट्रस आप देख के ही ले रहे हैं, अच्छा लेंगे, देख के करेंगे, जो भी सरोगेट मदर है, मतलब अगर वो बन रहे हैं तो ऑब्वियसली यूट्रस ठीक होना चाहिए तभी सरोगेट मदर बन पाओगे, अदरवाइज नहीं है तो आप सरोगेट मदर नहीं बन सकते, या बनने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर वो है तो आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं देन नॉर्मल IVF। Okay, and how many percentage of people are going for the surrogacy? इसमें देखिए परसेंटेज वाली बात नहीं है, इसमें है नीड, राइट, कि इट्स नॉट कि भाई हम 4 हैं, 4 में से 2 को जरूरत पड़ जाती है, जरूरत से 3 को भी पड़ सकती है, यानी मतलब
क्या मेडिकल रीजन क्या है कि आपको सरोगेसी क्यों करनी है, वो समझने की बहुत जरूरत है। एंड इफ देयर इज अ मेडिकल रीजन देन ऑब्वियसली, बट अगेन आईवीएफ के कंपैरिजन में सरोगेसी बहुत कम है। अगर आज साल में इंडिया में 2.5 से 3 लाख आईवीएफ हो रहे हैं एनुअली, 3 लाख आईवीएफ बोले तो सरोगेसी ऑब्वियसली वुड बी 300 या 3000, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट 3000 ही होंगी मान के चल लीजिए एट द मैक्स। ओके, तो कहाँ 3000 और कहाँ 3 लाख, तो 1% कंपेयर टू नॉट इवन 1%। अच्छा डॉक्टर सार्थक, ये सबसे पॉपुलर मिथ जो आईवीएफ को लेकर हो वो क्या है? आईवीएफ के बच्चे नेचुरल नहीं है, हमारे बच्चे कुछ अलग हैं, आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे होते हैं वो हमारे हैं या किसी और के हैं। तो अब तो क्योंकि एक्चुअली बॉलीवुड मूवीज आ गई हैं, कुछ गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ जो ऐसे दिखा देती हैं कि भाई बड़ा स्पर्म मिक्स मैच होना बड़ा कॉमन है, या फिर किसी के साथ भी हो सकता है, या मतलब वो तो चले है ही गलत, या जो दूसरा थॉट प्रोसेस होता है ना कि आईवीएफ के बच्चे कराते हैं तो कुछ नेचुरल नहीं होता है। मैंने इसलिए एग्जांपल लिया अंबानीज का, या फिर फैक्ट जो फर्स्ट आईवीएफ बेबी था वर्ल्ड के अंदर 1978 में, लुई ब्राउन, शी वाज बोर्न इन इंग्लैंड, शी इज नाउ आई डोंट नो व्हाटएवर 45 78 sorry 47, she herself is a mother now and naturally she is conceived, उनको कोई IVF की जरूरत नहीं पड़ी, nothing required at that point of time, so it's such a natural phenomenon and thank you for the two scientists that have discovered IVF जिन्होंने पता लगाया और करा। तो just to tell you कि ये myth जो सबसे ज़्यादा चलता है कि कोई नेचुरल नहीं है, लैबोरेटरी में बन रहा है तो बच्चा कुछ अलग होगा, कुछ गलत होगा, कुछ खराब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी प्लेन एंड सिंपल, दे आर जस्ट एज योर नेचुरल बेबीज दैट आर बोर्न, जस्ट एक मेडिकल प्रोसेस के थ्रू हेल्प हुई है, नथिंग मोर देन दैट। कोई खास आईवीएफ का एक ऐसा फैक्ट जो हर पेरेंट को पता होना चाहिए जो आईवीएफ प्रोसीजर के लिए जाना चाहते हैं? आईवीएफ का फैक्ट कोई भी एक ऐसा फैक्ट? हाँ, it is physically, I would not say painless, very less pain, but it's a very emotional journey. And especially for women, it's a mental and emotional thing that you go through for the 15-20 days that you're in the process. So the fact is that do not think that your body is going to undergo a medical procedure. Your mind should be telling you that I am going on this course. लोग आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करते हैं, लोग विपासना करते हैं, लोग सदगुरु श्री श्री रविशंकर की इनर इंजीनियरिंग मल्टीपल कोर्सेज करते हैं। तो आई वुड से कि although IVF is a medical procedure, but it's that kind of transformative journey कि अगर सक्सेस मिल जाती है तो बच्चा होना it's the best thing in the world. I mean nothing compared to it. कोई गाड़ी बंगला घर ये शादी वादी हर चीज छोटी है when you're bringing a life into the world. So it is that kind of transformative journey, and for that you just need to be open and ready to accept that journey. Do not think of it as a medical procedure because it is more than a medical procedure. It's an emotional and it's a supportive journey that a couple go through. एक आईवीएफ प्रोसीजर के अंदर लगभग कॉस्ट आता है, खर्चा आता है? Approximately 2 से 2.5 lakh. So 2 to 2.5 lakh for one procedure you are saying. So अगर मान लीजिए अगर एक बार में वो अगर फेल हो जाता है, कंसीव नहीं हो पाता प्रॉपरली, तो फिर से जब नेक्स्ट टाइम आएंगे आपके पास में? So technically it does not work like that because एक बार जितने एम्ब्रियोज बनाए, अगर 8 एम्ब्रियो बनेंगे तो आप 8 के 8 तो इम्प्लांट करते नहीं है, आपने मैक्सिमम 2 करे, मैक्सिमम 3 करे, 5 एम्ब्रियोज अभी भी हमारे पास स्टोर्ड हैं। So you don't have to go through the whole process again. आप उन 5 एम्ब्रियो में से फिर 2 या 3 इम्प्लांट करेंगे, उसके बाद फिर 2 या 3 करेंगे। So the whole process, मतलब ये नहीं कि फिर आपको 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, आपका अगली बार के लिए शायद 50,000 करने हो, या शायद हो सकता है कि उसी 2.5 लाख का पार्ट हो वाले एम्ब्रियोज जो वापस इम्प्लांट करने हैं। सो आई वुड नॉट से कॉस्ट के ऊपर आपको आज एक हार्ड एंड बेंट माइंड रूल लेके चल लीजिए कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर करा रहे हैं विच इज अनअफोर्डेबल टू एनीथिंग। There are medical companies and finance companies which support you through this journey. Loans मिलते हैं, other kind of grants मिलते हैं, multiple things हैं, subsidized IVF होते हैं। तो आपकी इस जर्नी के लिए एक बार आप, मैं वही कह रहा हूँ, राइट कॉन्टैक्ट में आएंगे, राइट पार्टनर के पास पहुँचेंगे एज एन IVF स्पेशलिस्ट, तो आपकी ये जर्नी को ट्रांसफॉर्मेटिव तभी कर पाएगा when
यू आर हैंड इन हैंड विद दैट डॉक्टर। आपको डॉक्टर को ऐसा नहीं देखना कि मेरे को आज कोई बीमारी सॉल्व करने आए हैं, बट एक खुशियां कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, बिकॉज बाकी के लिए डिजीज है। आपने कभी भी देखा होगा कि जहाँ पे चाइल्ड डिलीवरीज होती है, क्यों अलग अलग हॉस्पिटल्स बनने लग गए हैं, ओनली मैटरनल हॉस्पिटल्स, बिकॉज वहाँ पे बलून्स दे रहे हैं, खुशियां मट रही हैं। बच्चा होना एक अब वो डिजीज नहीं है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर जाके आपको सैड एनवायरनमेंट में जाने की जरूरत है, जहाँ पे लोग गुस्सा हो रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, एंग्शियस है, पता नहीं हमारी ट्रीटमेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा। सो सिमिलरली आईवीएफ की जर्नी भी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है कि व्हेन यू नो कि इट द सक्सेस लीड्स टू अदर काइंड ऑफ हैप्पीनेस, नॉट कि मेरा डिजीज खत्म नहीं हो गया, बट मुझे एक नई जर्नी पे चले गया हूँ, मैं माँ या बाप बन गया हूँ। वो अलग तरह की खुशी है जो एक आप डॉक्टर जिससे मिलेंगे, यू बिकम अ पार्टनर विद देम ड्यूरिंग दिस होल जर्नी। यू ब्रॉट अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट कि इसमें लोन मिल रहा है, और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आईवीएफ के लिए लोन क्यों दिए जा रहे हैं। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन अवेलेबल हो गए हैं, नॉट ओनली आईवीएफ, फॉर अदर ट्रीटमेंट्स आल्सो, एंड सिंस इट कॉस्ट अपवर्ड्स ऑफ 1.5-2 लाख के ऊपर की जाती है ट्रीटमेंट, बहुत लोग शायद एक साथ अफोर्ड ना कर पाएं that one amount. So it is broken down into like any other procedure. It can be broken down into an yearly payment or 2 yearly payment, जिसके अंदर आपका पार्ट पेमेंट लोन पे मिल जाएगा। आज आपके पास शायद 30,000 या 40,000 रुपए ही हैं, बाकी 1.5 लाख रुपए कोई और लोन दे देता है, जो धीरे धीरे EMI कटती रहती है। वेरी वेरी अमेजिंग थिंग एक्चुअली। अगर माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं फॉर किसी भी रीजन की वजह से, तो पैसा कम से कम वो एक चीज नहीं होगी जो आपको बेसिकली रोकेगा। सो क्योंकि आईवीएफ की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी आई एम श्योर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है वो उसका एडवांसमेंट भी हो रहा है, और उसकी वजह से क्या कोई आईवीएफ के जो सक्सेस रेट है उसके अंदर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है? यस, व्हाई नॉट। इट्स एक्चुअली करेक्ट कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो बढ़ती जा रही है, इट इज ऑब्वियसली इम्पैक्टिंग द सक्सेस रेट। बेटर ही होते जा रहे हैं, बेटर ही होने हैं। हम जो मीडिया यूज़ करते हैं, कंज्यूमेबल्स यूज़ करते हैं, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एम्ब्रियो सिलेक्शन हो रही है, स्पर्म सिलेक्शन हो रही है, oocyte सिलेक्शन हो रही है, वो बेटर करते जा रहे हैं। AI का ज़माना है, हर जगह AI लग रहा है, तो इवन इन आवर फील्ड ऑल्सो। एंड इसको जितना एक्सेसिबल बना सकते हैं AI टेक्नोलॉजी को, जितना ईजिली यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंसिव वाइज मैं कह रहा हूँ, बिकॉज हर चीज़ को, टेक्नोलॉजी को, आज अगर कोई स्मार्टफोन के अंदर चीज आनी है, बिकॉज इट इज मास प्रोड्यूस, बिलियंस में बनता है, तो द कॉस्ट इज नेग्लिजिबल टू गेट सम न्यू टेक्नोलॉजी। स्क्रीन में अगर आप कह रहे हो फोल्ड हो जाती है स्क्रीन, ये हो जाती है, बिकॉज बिलियंस की संख्या में प्रोड्यूस हो रही है। आईवीएफ के अंदर कोई टेक्नोलॉजी है तो उतनी संख्या में प्रोड्यूस नहीं होगी, उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, तो वो क्योंकि बहुत लिमिटेड माइन्यूट क्वांटिटी में आएगी, तो कॉस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी बिकम्स वेरी हाई टू इम्प्लीमेंट। इसलिए अगर वो कॉस्ट नीचे आती रहेगी तो इट विल ऑब्वियसली इम्पैक्ट द सक्सेस रेट, मतलब बेटर ही होगा। तो आई वांट कि विद द हेल्प ऑफ AI, with the use of better technology, it helps us doctors to get better selection of embryos or sperm or oocytes, या स्पर्म अगर क्वालिटी ठीक भी नहीं है, बॉडी से निकल रहा है, हम उसको कैसे बेटर नेविगेट कर सकते हैं, oocytes की बेटर हम कैसे सिलेक्शन कि कहाँ पे कम हो रही है, क्या दवाई ऐसी बढ़ा दें जिससे बेटर क्वालिटी oocytes बन जाएं, बॉडी के अंदर हम क्या और नई चीज कर सकते हैं जिससे इम्प्लांटेशन रेट बेटर हो जाए। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वही वो टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल एंड मास लेवल पे अब to all the IVF centers available ho, it will obviously impact the global success rate. And you are right, we are also waiting कि इस तरह की, though there are improvements, but I would want that the improvements are there for all IVF specialists and at an affordable price. बहुत सारे एम्ब्रियो और या एग्स या स्पर्म को लोग अपने फ्रीज करवाते हैं। वो जो जब आप फ्रीज करवा रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या आपका, और मे बी एट अ लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ आप शायद आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए ही जाना चाहो, क्या इसका रीज़न ये होता है? या देखिए, एम्ब्रियो फ्रीजिंग तो हम लोग, जैसे मैंने बोला, अगर आज मल्टीपल एग्स निकले एंड उससे मल्टीपल एम्ब्रियोज बने, तो सारे एम्ब्रियोज आप इम्प्लांट नहीं करेंगे, वो एम्ब्रियोज आप फ्रीज करेंगे। द न्यू कंसेप्ट, it's not a new concept, but something which we call as part of women empowerment is egg freezing or fertility freezing. क्योंकि
मैंने जैसे शुरू में बताया था पॉडकास्ट के अंदर कि स्पर्म हमें एक चाहिए होता है, एंड एक वायबल स्पर्म या एक अच्छा स्पर्म आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म फॉर मेन 45, 50, 55 एज ग्रुप में भी चाहे तो मिल जाता है, बट फॉर वुमेन दैट्स नॉट द केस। पोस्ट द एज ऑफ 35 द फर्टिलिटी डिक्लाइंस, मतलब रॉकेट की तरह गिरती है एकदम। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए एग फ्रीजिंग आ गई है। जिन लड़कियों को आज कंपेनियन नहीं मिला है, या सोचा नहीं है, या करियर आगे बढ़ाना है और अभी राइट टाइम नहीं है, या एनी अदर सोशल रीजन और मेडिकल रीजन जिससे वो नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं है, तो दे डू एग फ्रीजिंग। मल्टीपल एक्ट्रेसेस हैव गॉट इट डन, प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन, उनके लिए, बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड द राइट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड करियर शायद इम्पोर्टेंट था। सो एग फ्रीजिंग इज वन थिंग व्हिच वी एडवाइज फॉर women between from 30 onwards only। 35 तक का मत वेट करिए अगर आप राइट माइंडसेट में नहीं है या राइट थॉट आपको बहुत क्लैरिटी है। 32, 33 पे people are choosing that financial freedom कि भाई I will freeze my eggs and whenever I find my right partner I'll make embryos with those eggs and then do IVF or surrogacy, whatever the treatment is required at that point of time। तो egg freezing बहुत कॉमन हो रहा है। एंड बाहर के corporates they pay for these, you know, all the big companies, Facebook, Google's, Alphabet, Apple's, Microsoft of the world, they have this program that they are supporting all women by giving the complete cost for egg freezing for any woman that wants to freeze her fertility at that point of time। यू सी इंडिया आने वाले टाइम के अंदर IVF का टूरिज्म के सेक्टर के रूप में उभर कर आएगा। We have already been doing medical tourism for IVF for a long amount of years, and आज की बात नहीं है, it has been ongoing for the past multiple years। हमारे success rate, Indian doctors are supposed to be very competent and very well versed with their skills। तो हम अफ्रीका से बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, मिडल ईस्ट से, CIS countries like Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, all these countries से। जहाँ जहाँ पे देखिए दो factors drive medical tourism a lot। One is the skill of Indian doctors, जैसे IVF specialist skills। Secondly, cost। India is the most affordable, cheapest नहीं बोलता मैं, the most affordable country in the world where IVF cost is, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2 लाख रुपीज अगर मैं बता रहा हूँ, it is the cheapest in the world। कहीं और नहीं है। और अगर बाहर के अगर मान लेते हैं कोई भी US $20,000, $20,000 को आप 80, 90 पता नहीं, डॉलर को 90 मल्टीप्लाई करें, 100 लेंगे तो 20 लाख है, अदर 18 लाख है। 2 लाख वर्सेस 18 लाख मिनिमम, इतना कॉस्ट डिफरेंस है। यूरोप इज अगेन लाइक दिस। अफ्रीका में जो आप सोचिए, चलिए टू द डेवलप्ड कंट्रीज, मानिए वहाँ पे हर चीज एक्सपेंसिव है, मैन पावर एक्सपेंसिव है, A to Z everything is expensive over there। So let us assume UAE और दुबई बोलिए, टर्की बोलिए, अफ्रीका बोलिए, $8,000 to $10,000 इन सब जगह भी है। तो वहाँ पे भी 8 लाख से 10 लाख इन एवरीवेयर। ओनली इन इंडिया द कॉस्ट इज 2 lakhs or lesser। आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर IVF सेंटर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इंडिया के अंदर? यस एग्जैक्टली। आने वाले टाइम में आई थिंक वी आर ऑलरेडी 4,000 IVF सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। इतने सेंटर्स हैं ही एंड बढ़ते ही जा रहे हैं, नीड बढ़ती जा रही है, क्योंकि लग रहा है जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। बट आप ये नहीं देख रहे कि नीचे के फनल में आज 25 वाले एज ग्रुप, बिकॉज इंडिया हैज़ पॉपुलेशन डेमोग्राफिक के हिसाब से इंडिया द यंगेस्ट पॉपुलेशन। 25 साल के बहुत सारे लोग हैं, इनकी अभी फर्टिलिटी वाला टाइम आया नहीं है कि ये 30-35 तक पहुंचे नहीं है, नहीं करा। जितने ये लोग आएंगे और बच्चे की ट्राई करेंगे तो उतनी ही नीड IVF सेंटर्स की ओर बढ़ेगी, बिकॉज इनफर्टिलिटी इस लेवल पे बहुत बढ़ गई है। जो पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जिस लेवल पे, जिन्होंने 3 बच्चे, किसी ने 4, या हमारे दादा ने 6-8 करके, वो जो लेवल है वो चले गया। अब इस लेवल के अंदर आपको एक या दूसरा बच्चा करना है। एक ही कर रहे हैं वो बहुत कम लोग, बहुत पॉपुलेशन वाइज, साइज वाइज बहुत कम हो गए हैं। 2 तो बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। तो जो एक कर रहे हैं, दूसरे की प्रॉब्ली थॉट है, वो भी IVF कराना चाह रहे हैं, उनको IVF की जरूरत पड़ रही है। सॉरी, क्योंकि इफ फर्स्ट उन्होंने 4 या 5 साल करा था, 4-5 साल के बाद बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ गए हैं उसके थ्रू नहीं हो रहा। तो इसलिए नीड ऑफ IVF सेंटर्स इज गोइंग टू इंक्रीज विदाउट एनी डाउट। 145 करोड़ की पॉपुलेशन,
Yeah. उसके अंदर हमें आप ये और देखिए, बच्चों मैं आपको की- एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक बताता हूँ। जो पीपल 145 करोड़ कहते हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टोटल फर्टिलिटी रेट। दिस डिफाइंस कि जितनी डेथ हो रही है और जितने बच्चे बन रहे हैं, अगर पॉपुलेशन को रिप्लेनिश करना है, राइट, आज मानिए हम 145 करोड़ है और हमें 145 करोड़ ही रहना है, ठीक है, बढ़े अलग बात नहीं है, 100, तो दैट रेट इज कॉल्ड 2.1। मतलब इतनी फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। मेरे पापा मेरे मम्मी दो हैं, आज वो दो अगर कल को उनकी डेथ होती है तो दो देके जाएंगे, तभी पॉपुलेशन बनेगी। तो इसलिए उसको 2.1 पे बोलते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए। एशियन कंट्रीज, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये लोग पहुंच गए हैं नीचे नेगेटिव पॉपुलेशन पे। राइट, इनकी डिक्लाइन पे जा रही है 2100 तक। चाइना की पॉपुलेशन जो 1.4 है, वो 800-900 मिलियन रह जाएगी, तो डिक्लाइन 80 से पे 90 है। करोड़, हाँ, मतलब गिर गई है, ये नहीं है कि अब वो बढ़ेगी। राइट, हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही, साउथ कोरिया का तो TFR इज 0.72। हाँ, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, इतने कम हो रहे हैं। मतलब जो इतने हो रहे हैं तो कितने रिप्लेनिश होंगे? जो 2.1 बोला जाता है कि पॉपुलेशन को रिप्लेनिश करने का रेट, कि भाई इतने और चाहिए ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। इंडिया जो आप सोच रहे हैं, उसका TFR इज 2.1 आज के दिन में। ये जितने हैं उतने रहेंगे। हम मान लीजिए 145 से 150, हम ये नहीं है कि अब 200-250 करोड़ पहुंच जाएंगे, हम नहीं पहुंचेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन फॉर दैट मैटर आज 9 बिलियन की करीब है वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो इट विल पीक एट 11-12 बिलियन, एंड थैंक्स टू अफ्रीका, नॉट टू यूरोप और अमेरिका, वो तो वैसे ही डिक्लाइन पे थे। एशिया भी सिर्फ इंडिया थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश। Otherwise, now the world population increase is happening only in Africa and not in any other countries of the world. तो ये भी अब हम 9 बिलियन पॉपुलेशन से 18, 20, 50 बिलियन, जो मतलब ऐसा नहीं कि तो बढ़ते ही जाएंगे, अब कोई लिमिट ही नहीं है, 50 बिलियन लोग हो जाएंगे। 12-13 बिलियन पे मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्ल्ड की बोली गई है, उस पर रुक जाएगी, एंड देन डिक्लाइन शुरू होना है, बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स डिक्लाइन। डिक्लाइन तो ऑलरेडी हो ही रहा है। Like there are, you also have just mentioned that there are only few countries जो contribute कर रही हैं। True. रीसा IVF को आप कहाँ देखते हैं? As other IVF centers, my aim or our aim has always been only to say that parenthood should not be a probability कि भाई मिल गया बच्चा तो अच्छी बात है. It should be a possibility for each and every one. I don't believe कि एक बच्चे की खुशी या निसंतानता बोलो, बैरनहुड बोलो, कि किसी भी कपल को सफ़र करना चाहिए. ये खुशी बिकॉज मैंने खुद पाई है एज अ पर्सनल लेवल, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है. एंड कोई भी माता पिता हो, आई एम नॉट श्योर आपका बच्चा है नहीं, मुझे नहीं पता, बट आप जिसके बच्चे उनको सबसे ज़्यादा खुशी आपसे ही मिलती है, कोई और चीज़ मटेरियलिस्टिक वो नहीं दे पाती. तो दैट हैप्पीनेस I want everyone to achieve or have, and I believe that through IVF or through fertility or any other treatment, that I want to make it possible for each and every parent or each and every couple. And that's a very plain and simple aim. We do not care about money, we do not care about कि आउटकम एज कैसे हो गई या लेट क्यों हो गए या आपके पास कम पैसा है. अगर इफ देयर इज सम फॉर्म ऑफ हेल्प दैट वी कैन डू, सब्सिडाइज ट्रीटमेंट देना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देना पड़े, बट दैट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज वी डोंट नो कि हम शायद आपको सक्सेस दे पाए या ना दे पाए, बट ट्राई करना इज इन कम्प्लीटली इन आवर हैंड्स, एंड वी डू नॉट लेट any patient go empty-handed from our IVF centers, across all IVF centers. We would want to support them. Then what happens after the treatment, I'm not sure, but at least we are there to support you in your journey, and that is what we believe. Thank you so much, Dr. Sarthak. It was really wonderful conversation with you. ये जो लास्ट के अंदर आपने जो मैसेज दिया ना, which is like आपको जो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वो आपके अपने बच्चों से मिलती है. आई एम श्योर दैट क्योंकि मेरा खुद का बच्चा है और मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ बिल्कुल डंके की चोट पे कि हाँ, मतलब आपको जो ट्रू हैप्पीनेस है वो आपको अपने बच्चे में ही मिलती है. No doubt. थैंक यू सो मच. Thank you. This is a pleasure. Thank you, Pranav, for having me over here. And thank you, and hope this was little knowledgeful, थोड़ा insights and थोड़ा हमारी fertility industry के अंदर आज मार्गदर्शक दे पाए थोड़े दर्शकों को कि भाई कि कैसे आप अपनी फर्टिलिटी को अपने हाथ में रखिए एंड नॉलेज के साथ डिसीजन लीजिए.
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।